व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ सी एन नीलेश धानुका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टअप एज। आई वार्मली वेलकम यू ऑल इन अवर न्यू सीरीज स्टार्टअप एज कैंडिड। So recently, some days back, our Prime Minister has announced an economic relief package of rupees 20 lakh crores, जिसके बाद हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बहुत दिनों तक उसकी डिटेल्स हमसे शेयर की। अब उन पैकेज में एमएसएमई के बारे में बहुत सारा बातें की गई थी, बहुत सारे जो बेनिफिट्स थे वो एमएसएमई के लिए एक्सटेंड किए गए थे। तो ये बेनिफिट्स जो है वो किसके लिए हैं और किस तरह से इस बेनिफिट्स को हम ले सकते हैं, उस पर लाइट डालने के लिए आज हमारे साथ है सीए विनोद अग्रवाल जी। वेलकम सर। हेलो। So having a vast experience of more than 10 years in this field and being in a chartered accountant practice, how do you feel about this economic package given by the Prime Minister? और क्या लगता है सर कि ये पैकेज दिया गया है, ये इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएगा? अभी तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। एमएसएमई को कैटेगराइज किया गया है टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और लोकेलिटी के हिसाब से। 2006 से पहले ये रूरल डिपार्टमेंट के अंडर में आता था, 2006 से इसको एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंडर में कन्वर्ट किया गया है। ये जो भी कोविड की वजह से जो भी इंडस्ट्री बंद रही, लोगों का टर्नओवर कम हुआ, लोगों को फाइनेंस की दिक्कत पड़ी, इसके लिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने हमको पैकेज दिया है। ये पैकेज से डायरेक्ट बेनिफिट एमएसएमई को नहीं होगा, बट इसके लिए इनको ब्रीथिंग पीरियड मिल जाएगा, जिससे वो आने वाले 1, 2 या 4 साल में वापस से इंडस्ट्री को उस लेवल पे ले आ पाएंगे जो 1 साल या 6 महीने पहले उनकी इंडस्ट्री चल रही थी। तो डेफिनेटली इस पैकेज से उनको बेनिफिट होगा। और सर, जैसे कि जब प्राइम मिनिस्टर जी ने आत्मनिर्भर प्लान का अनाउंसमेंट किया, तब जाके लोगों में अवेयरनेस आई कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एमएसएमई के बेनिफिट्स के बारे में जानते नहीं थे और ये भी नहीं जानते थे कि एमएसएमई क्या है। तो सर, आप थोड़ा सा इस पर लाइट डालिए कि एमएसएमई क्या है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड लघु, सूक्ष्म एंड मध्यम उद्योग, ये कैटेगराइज किए गए हैं। पहले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किए थे, अभी इन्होंने टर्नओवर प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के हिसाब से जो रिसेंटली अभी कुछ डेफिनेशन में भी इन्होंने डेफिनेशन में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है, तो उसके हिसाब से कैटेगराइज किए गए। ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत होती है, जिनको फाइनेंस की दिक्कत होती है, जिनको सपोर्ट, रिसोर्सिस और बहुत सारी दिक्कत होती है। और ये सेक्टर ऐसे हैं कि जो लेबर इंटेंसिव यूनिट होती है, जो कैपिटल्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन छोटे मोटे लेबर्स या रूरल एरिया में काम करते हैं, इनको प्रोत्साहन करने से लोगों को रोज़गार मिलता है। छोटी जगह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है, तो इनको डेवलप करने से पूरी एक इंडिया की इकोनॉमी अप आने के बहुत अच्छे चांसेस है। लास्ट 15 साल से गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस है थोड़ी बहुत कि भाई एमएसएमई से ये बेनिफिट मिलता है, लेकिन जैसे ये पैकेज अनाउंस हुआ तो लोगों को ऐसा कि इतना पैसा मिलेगा, इतना हमको बेनिफिट मिलेगा, इसकी वजह से लोग उत्साहित हुए हैं। डेफिनेटली अगर उत्साहित होकर इसके बारे में लोग जानेंगे तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सर, एक और जो कन्फ्यूजन इस बारे में एमएसएमई के बारे में हुआ करता था कि ये कौन कौन जो है इसका बेनिफिट उठा सकता है, कौन कौन जो है वो एमएसएमई में रजिस्टर कर सकता है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर्स है और मैन्युफैक्चरर्स है। तो क्या ये सभी के लिए ये एमएसएमई की स्कीम एक्सटेंडेड है? नहीं, एमएसएमई जब 2006 में एक्ट बना तो उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया कि इसमें मैन्युफैक्चर और सर्विस इंडस्ट्री दो ही चीज़ इंक्लूड होगी। हाँ, वो ट्रेडर जो लोग जॉब वर्क बाहर करवाते हैं और वो मैन्युफैक्चर में कवर होते हैं तो वो लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अदरवाइज ओनली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो ही इंडस्ट्री इसमें कवर होगी, ट्रेडर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। सो सर, एमएसएमई को बहुत सारे बेनिफिट जो है कोविड-19 जो पैकेज अनाउंस किया उसके पहले भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स एक्सटेंड किए गए थे। तो कोविड-19 के पहले के जो बेनिफिट्स हैं और कोविड-19 के बाद में कुछ और बेनिफिट्स भी एक्सटेंड किए, तो उनमें क्या डिफरेंस है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो बेनिफिट हमको एक्ट में दिए हुए हैं और एक जो दूसरे बेनिफिट जो हमको गवर्नमेंट देती है अलग से। तो जो एक्ट में दिया हुआ है क्लियरली कि कोई भी अगर हम सेल्स करते हैं, एमएसएमई में अगर कोई भी सेल्स करता है तो उसको 45 डेज़ में पेमेंट मिल जाता है। अगर 45 डेज़ में कोई पर्सन उसको पेमेंट नहीं करता है तो उसको आरबीआई रेट से 3 गुना इंटरेस्ट से उनको पेमेंट करना रहता है। इंटरेस्ट। और अगर हम एक्ट के अलावा बेनिफिट की बात करें जो हमको कोविड-19 के पैकेज से पहले भी मिलते थे,
जैसे हमको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, अगर कोई भी न्यू मशीनरी परचेस करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी 5% 7% तक गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको 50% कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। उसके अलावा जैसे हम ट्रेडमार्क का लाइसेंस लेते हैं या फिर हम पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें 50% तक हम 50% फीस का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा अगर कोई SME IPO लेके आता है तो उसमें 5 लाख तक का बेनिफिट गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जैसे बैंक में लोन लेते हैं तो कोई भी पर्सन अगर लोन लेने जाएगा और वो MSME रजिस्टर्ड है तो उसको 1 से 1.5% तक इंटरेस्ट में बेनिफिट होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसा है जिन पे एप्लीकेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट हमको कम लगता है। इसके अलावा अगर हम परचेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कोई मशीनरी तो इंपोर्ट के हमको एक्सपेंसेस कम होते हैं, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। ये सब हमको कोविड-19 से पहले भी ये सारे सब बेनिफिट हमको 14-15 साल से मिल ही रहे थे। कोविड-19 में जो हमको पैकेज अनाउंस किया है उसमें हम मेजॉरिटी 3 बेनिफिट देखते हैं। एक तो ये जो टर्नओवर थी ये हाई किया गया है, टर्नओवर की और क्राइटेरिया की लिमिट जो हाई की गई है इससे बहुत नए सारे लोग MSME में रजिस्टर करवा पाएंगे, फॉल कर पाएंगे, तो सबको बेनिफिट इसका मिल पाएगा। दूसरा इसमें बेनिफिट दिया है एक 3,000 करोड़ का इन्होंने 3 लाख करोड़ का इन्होंने एक हमको पैकेज दिया है जिससे कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है तो वो लोग बैंक से 20% एडिशनल लिमिट ले पाएंगे। 9.5% पे एडिशनल कोलेटरल नहीं देनी रहेगी, उसके लिए गवर्नमेंट उनको गारंटी प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने अगर लोन ले रखा है ऑलरेडी तो वो अभी टॉपअप करा सकता है 20% लोन का। हाँ, एग्जाम्पल 1 करोड़ की उसकी लोन है तो वो 20 लाख की एडिशनल लोन ले सकता है। ये लोन की लास्ट डेट 30 सितंबर तक की है या फिर जब तक ये टोटल फंड एंड ना हो जाए। तो जितना जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है तो जो पहले अप्लाई करेगा उसको ये पैसा जल्दी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरा इन्होंने 20,000 करोड़ का एक प्लान किया है, उसको बाइफरकेशन नहीं किया है लेकिन इन्होंने बहुत सारी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी हुई, नाबार्ड हुई और बैंकर्स है, इनको बहुत सारा फंड एलोकेट किया है जिससे ये MSME को न्यू लोन्स ग्रांट कर पाए और जिससे इनको बूस्टअप मिले, ब्रीथिंग पीरियड मिले। कुछ हमने ये देखा कि 6 मंथ तक EMI नहीं देना है, 3 मंथ EMI नहीं देना है, या फिर मोरेटम पीरियड शायद अभी गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है, या फिर ऐसा कुछ भी नए बेनिफिट हमको मिलेंगे, वो सब MSME को मेजोरिटी अमाउंट जाएगा और जिससे उनको बिजनेस एक्सपांड करने में बेनिफिट होगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि यदि MSME कोई सेल प्रोसीड करता है, अगर सेल करता है तो सामने जो पेमेंट है वो विदिन 45 डेज रिसीव हो जाना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसमें ऐसा है कि MSME के लिए एक स्पेसिफिक इन्होंने प्रोविज़न किया है कि अगर कोई डिक्लेयर करता है कि मैं MSME यूनिट हूँ तो जो भी बिजनेस एंटिटी अगर MSME यूनिट से परचेस करती है तो उसको 45 डेज में पेमेंट करना है। अगर नहीं करती है तो उसको RBI रेट से 3 गुना है। एग्जाम्पल 6% RBI रेट है तो 18% से उसको इंटरेस्ट देना रहेगा MSME यूनिट को। अगर वो नहीं देती है तो MSME यूनिट उसके लिए स्पेशल कोड्स है, वहाँ पे वो जा सकती है, एप्लीकेशन कर सकती है और उसका जो भी डिसीजन या जजमेंट्स आते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं कंपेयर टू अदर सिविल कोर्ट्स। तो एडिशनल उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ये रिकवरी करने के लिए, तो ये MSME के लिए बेनिफिट है। तो डेफिनेटली 45 डेज़ का ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि करना ही पड़ेगा, बट इसके लिए उनको एडिशनली लॉ में पावर दिया गया है सूट करने के लिए। प्लस इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करें, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट की बात करें, अगर कोई कंपनी 45 दिन में या कोई एंटिटी 45 दिन में पेमेंट नहीं करती है ऐसे यूनिट को तो उसका स्पेशल डिस्क्लोजर ऑडिट रिपोर्ट में होता है जो उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो डेफिनेटली ये इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है अर्ली पेमेंट रिलीज के लिए। और सर ये जो CGT MSE और बाकी जो बेनिफिट्स अपने MSME को मिले हैं इस बार, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई डिफरेंशिएट बाइफर्केशन है? नॉर्मली जो MSME एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, लेकिन जितने भी बेनिफिट दिए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा लॉ लेके आती है जिसको इम्प्लीमेंट और जो भी बेनिफिट देना तो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट देती है। तो आप कोई भी बेनिफिट देखेंगे उसमें मेजोरिटी बेनिफिट है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी हुआ और ये जितने भी कोविड में इन्होंने फाइनेंस दिया ये भी बैंक के थ्रू हो रहा है, लेकिन इसको टोटल जो इसका हैंडलिंग करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अलावा जैसे कुछ सेक्टर्स होते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है उनको सब्सिडी देती है, कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूनिट्स है उनको सब्सिडी देती है। तो ये डिफरेंट ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऑर्गेनाइजेशन वो सब्सिडी अनाउंस करते हैं अंडर फॉर द MSME यूनिट्स। और सर जो CGT MSE की हम लोग बात करते हैं तो CGT MSE बेसिकली क्या होता है? जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर जी की हमने अनाउंसमेंट में भी सुना कि आपको जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है, जो 2% पहले चार्जेस लगते थे
वो भी आपको अब नहीं लगेंगे, तो कोलेट्रल फ्री भी है बट आपको और चार्जेस में भी थोड़ा बेनिफिट मिला है, तो वो क्या चीज़ है? इसको अपने पहले CGTMSE स्कीम क्या है वो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। CGTMSE जैसे कोई भी अपने लोन लेने जाते हैं तो उसके लिए बैंकर्स हमसे कोलेट्रल मांगते हैं कि आप 1 करोड़ की लोन ली है तो आपको 30 लाख 40 लाख से लेके 1 करोड़ या कभी कभी 1.5 करोड़ के भी कोलेट्रल बैंक्स में रखने पड़ते हैं। जो न्यू यूनिट्स होते हैं उनके पास कोलेट्रल्स नहीं होती, ना घर होता है या समझो एसेट्स नहीं होती है, तो वो लोन ले नहीं पाते हैं। CC लिमिट में ऐसी बहुत दिक्कत पड़ती है। तो इस केस में कैसा होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो गारंटी देती है ऑन बिहाफ ऑफ द MSME यूनिट्स। अगर ये पर्सन पैसा नहीं चुका पाएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट बैंकर्स को पैसा चुकाएगी। तो ये कोलेट्रल फ्री गवर्नमेंट की स्कीम रहती है जो पहले से चलती आ रही है कि अगर 2 करोड़ तक की कोई भी लोन लेता है तो उसमें गवर्नमेंट उसको गारंटी देती है। ये स्कीम के तहत पहले 2% 1% एडिशनल चार्ज हमको लगता था, इंश्योरेंस कह लीजिए या फिर एडिशनल प्रोसेसिंग फीस भी कुछ बैंक के लेती थी, वो भी ये कोविड की वजह से उन्होंने भी वेवर किया है। तो एट लेस एक्सपेंसिस ये ऐसी लोन ले पाएंगे बैंकर से विदाउट एनी कोलेट्रल्स। सो ये कोलेट्रल फ्री जो लोन अभी कोविड के बाद जो अनाउंस की गई है उसका कोई टाइम लिमिट दिया गया है कि आपको इस डेट के बाद ये लोन नहीं मिलेगी, आपको इसी पीरियड तक एक्सटेंडेड है ये ऑफर? ये एक्चुअली इन्होंने फिक्स बजट बनाया है कि ये बजट के अंदर अगर जो जितनी अमाउंट लोग डिसबर्समेंट लेंगे उनको ये लोन मिलेगी, लेकिन ये टाइम लिमिट 30 सितंबर तक है। हो सकता है ये डेट एक्सटेंड भी की जाए, लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, तो जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिलने के चांसेस ज़्यादा है, जितना डिले करेंगे वो चांसेस इसमें कम हो जाएंगे। इन्होंने लिमिट भी दी है कि हर लोन के लिए लिमिट भी दी है, उससे ऊपर लोन नहीं देंगे। बट अगर क्राइटेरिया में अपने फॉल होते हैं टर्नओवर में, 100 करोड़ का टर्नओवर का क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो उससे बिलो अगर हमारा टर्नओवर है तो हमें लोन अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। और सर जैसे कि हमें इतने सारे अभी तो ये सारी बातें हो गई बेनिफिट्स की, क्या MSME में रजिस्टर कराने का कोई डिसएडवांटेज भी है? जनरली MSME में रजिस्टर करवाने का डिसएडवांटेज नहीं है। कहीं प्रैक्टिकली इश्यूज देखे जाते हैं कि MSME को से कुछ लोग बड़ी कंपनियां सप्लाई नहीं लेती है क्योंकि उनको 45 दिन में पेमेंट करना रहता है। उसके लिए 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, तो या तो हम उनको डिक्लेरेशन नहीं दें, हम MSME यूनिट है, अगर आपको उनसे बिजनेस करना है तो। दूसरा, अगर आप इन्वॉइस के अंदर कंडीशन लिख देंगे कि पेमेंट टर्म्स 90 डेज या 180 डेज है, मोर देन 45 डेज है, तो ये 45 की डेज की लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस केस में वो लोग उनसे बिजनेस करते हैं। तो अगर ब्रॉडली कहें तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो सर इसके साथ साथ कोई ऐसी फॉर्म ऑफ एंटिटी है जिसको रेस्ट्रिक्ट किया है, या कौन कौन सी एंटिटी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या पार्टनरशिप हो गई, क्या सभी लोग इसी में MSME में रजिस्टर करवा सकते हैं? MSME में ऐसा कोई क्राइटेरिया एक्ट में नहीं डिफाइन किया है कौन रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए ओपन है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, कंपनियां हैं, AOP है, इंडिविजुअल्स है, सब इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। पर इसमें ये ध्यान रखना है कि एक जो भी एंटिटी है वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकती है। एग्जांपल, किसी का अहमदाबाद में भी यूनिट है, मुंबई में भी यूनिट है, तो उसके लिए उसको 2 रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेंगे, एक ही रजिस्ट्रेशन में उनको अलग अलग लोकेशन ऐड करनी रहेगी। और इसके लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, जैसे आधार कार्ड का क्राइटेरिया रखा है। तो आधार कार्ड ऐसा है कि यूनिक है, आपको कंपलसरी भी है, तो आपको आधार कार्ड उसमें देना रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जिससे ये लोग वेरीफाई करेंगे। सो जैसे कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी MSME में रजिस्टर करवा रही है तो उसमें आधार कार्ड किसका यूज़ करना रहेगा? एक्चुअली इसमें एप्लीकेंट का करना रहता है। एप्लीकेंट नॉर्मली डायरेक्टर होते हैं, बट कोई भी की मैनेजर पर्सन इसमें एप्लीकेशन कर सकता है, तो उसके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को तो आधार कार्ड इशू नहीं होता है। बट कंपनी की दूसरी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास जाएगी, उससे वो एश्योर करेंगे कि ये कंपनी दूसरी और रजिस्टर नहीं हो रही है। और एक आधार कार्ड पे हम बहुत सारे MSME रजिस्टर करा सकते हैं? जैसे अगर सपोज कीजिए मैं 2 या 3 कंपनी में डायरेक्टर हूँ, तो क्या मैं अपनी ही ID से 2-3 कंपनी का आधार रजिस्टर करवा सकता हूँ? उद्योग आधार में अभी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक आधार कार्ड ऑलरेडी यूज है तो आप दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो एंटिटी अलग है, उसका पूरा पैन कार्ड अलग है, लोकेशन अलग है, वो आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो सर जैसे एक डायरेक्टर है वो अपने आधार कार्ड से मल्टीपल बिजनेसेस के लिए आधार कार्ड से MSME सर्टिफिकेट ले सकता है, अगर किसी सिंगल एंटिटी का वो गलती से या 2 बार ले लेता है, 2 रजिस्ट्रेशन एक ही एंटिटी के ले लेता है, तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं? MSME एक्ट में ऐसा कोई पेनल्टी प्रोविज़न नहीं है। अगर एक से ज़्यादा ले लिए हैं तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपको जल्द से जल्द उसको कैंसिल करवा दीजिए, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर जो कोविड-19 के पहले बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखे थे, अब जब ये पैकेज अनाउंस हुआ उसके बाद बहुत सारे न्यू रजिस्ट्रेशन और होंगे, तो जैसे जैसे ये रजिस्ट्रेशन होंगे, क्या जो न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहा है MSME में उनको भी सारे के सारे बेनिफिट एक्सटेंड किए जाएंगे?
हाँ, ये बेनिफिट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पुराने को मिलेगा नए को मिलेगा। जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है 20% एडिशनल लोन का, वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए है। उसके अलावा 20,000 करोड़ का इन्होंने प्राइवेट इक्विटी का जो सिडबी और नाबार्ड के थ्रू किया है, वो न्यू जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारे पैकेजेस आने वाले हैं जो बैंकों के थ्रू लोन दी जाएगी न्यू यूनिट्स को। प्रोजेक्ट्स लोन दिया जाएगा या सीसी लिमिट या कोई भी लोन दिया जाएगा, उसमें न्यू एप्लीकेंट उसमें जा सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके। और सर जैसे कि ये सीजीटी एसएमई में लोन मिल रहा है, कोलेट्रल फ्री लोन मिल रहा है, तो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, बैंक्स को रिस्क भी रहता है इस चीज़ को लेकर। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि बैंक्स के यहाँ पे एनपीए बढ़ने के चांसेस कितने हैं, और अगर एनपीए होता है तो जो जिसने लोन लिया है, जो एप्लीकेंट है, उस पर क्या क्या लॉज उस पर लॉज लागू पड़ते हैं और कैसे उसको रिकवर किया जाएगा, और बैंक का पैसा इस चीज़ में कितना सिक्योर है? हाँ, अगर हम लॉ की बात करें तो अभी एग्जिस्टिंग सरफेसी एक्ट है और इंसॉल्वेंसी एक्ट है रिकवरी के लिए, वो सेम एज इट इज़ इसमें एप्लीकेबल होंगे। रिकवरी के लिए बैंक उस पर सूट फाइल कर सकती है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर सकती है, इंसॉल्वेंसी में उनको ले जा सकती है, तो वो सारे बेनिफिट उनको मिलेंगे। जहाँ तक बैंकों की एनपीए की बात है, अगर कोई लोन नहीं भरता तो डेफिनेटली अकाउंट एनपीए होगा, बट इस केस में रिकवरी हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट उनको गारंटी दे रही है, तो बैंकों को इसमें नुकसान होने के चांसेस नहीं है। बट डेफिनेटली अगर एमएसएमई इसका गलत यूज़ करती है तो गवर्नमेंट को इसमें नुकसान होगा। तो बैंकों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी पर्सन उसका उनके वहाँ से लोन ले रहा है उसको सही यूज़ कर रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको डेफिनेटली एक पर्टिकुलर इंटरवल पे डॉक्यूमेंट्स मंगवाने रहेंगे, विजिट करनी रहेगी, तो और उसका ध्यान रखना रहेगा जिससे ये अकाउंट्स एनपीए नहीं हो और गवर्नमेंट का कम से कम नुकसान हो। तो सर बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स आपने बताए जो एमएसएमई को लागू पड़ते हैं, और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, जिसको हम लोन के थ्रू देख सकते हैं, पेमेंट के थ्रू देख सकते हैं। तो एज ऑफ आपका क्या व्यू है, जो गवर्नमेंट ने ये पैकेजेस अनाउंस किए हैं एमएसएमई के लिए, आपका इस पर क्या व्यू है कि इसमें बिजनेस करने में कितनी आसानी होगी और इकोनॉमी को कितना इसमें बूस्ट मिलेगा? डेफिनेटली अगर इकोनॉमी बूस्ट के लिए कोई पैकेज दिया गया है और फंड फ्लो अगर मार्केट में होगा तो उसका बेनिफिट तो लोगों को मिलेगा ही। अभी हमको ये देखना है उसका सही इस्तेमाल हो, तो जिनको ज़रूरत है वही लोग लोन ले अगर, और उसको टाइमली लोन ले ले और उसका यूज़ अगर प्रॉपर होगा तो इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। तो पहले ये ध्यान रखना है कि उसको टाइमली अप्लाई करना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। प्लस हम देख रहे हैं कि दूसरी भी स्कीम, खाली अगर हम ये कोविड की बात करें कि हमको लोन मिल रहा है और हम इसको लोन ले लें, वैसा नहीं है। अगर हम एमएसएमई अगर बिजनेस की तरह सोचें और दूसरे बेनिफिट भी, अगर हमको कोई मशीनरी इंस्टॉल करनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, न्यू हमको रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, वो सब की तरफ ध्यान दें, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, तो ये बेनिफिट जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं ये आपका टोटल बेनिफिट का बहुत छोटा पार्ट होंगे, लेकिन आपको एक दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अगर इसको सहारा लेके अगर हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और डेफिनेटली फर्स्ट बेनिफिशियरी इस केस में हम होंगे। और इकोनॉमी में इससे आपको क्या लगता है कि कितने समय में जो कोविड-19 से लॉस हुआ इकोनॉमी में, कितने समय में वो इससे रिकवर हो जाएगा, जो पूरा का पूरा जो पैकेज दिया गया है, ना कि सिर्फ एमएसएमई? जनरली हम देखते हैं अगर एक दिन अगर देश बंद होता है तो उससे 5 से 10 दिन का नुकसान होता है। तो आप देखेंगे ये 60 दिन या 90 दिन पूरा देश, या कह सकते हैं पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी बंद रही है। तो हम इसका टाइम पीरियड डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका नुकसान कितने टाइम में भरपाई होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें और यहाँ की डिमांड और सप्लाई के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसकी बात करें तो 1.5 से 2 साल में हम उस लेवल पे आ सकते हैं जहाँ हम कोविड से पहले थे। और डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी को ये कोविड की वजह से बहुत सारा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो कंपटीशन मार्केट में हुआ है और इंडिया के पास जो रिसोर्सेज है उसके वजह से इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिए हैं 20 लाख करोड़ के, उसको अगर थोड़ा बूस्ट लोगों की परिश्रम का मिले और बिजनेस लोकल जैसे बोलते हैं आत्मनिर्भर, यानी कि खुद प्रोडक्शन इंडिया में हो, तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा इसका 6 महीना 8 महीने 9 महीने में हम इसका जो भी बेनिफिट है वो देख पाएंगे आराम से। तो सर जैसे कि बहुत सारे हमारे मन में जो डाउट्स थे, यहाँ पे हमारी मन के सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। और भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे व्यूअर्स से कि वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स यहाँ पे डाल दें। एंड वी थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, देयर आर वेरियस बेनिफिट्स विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू एमएसएमई बाय द कोविड-19 पैकेज, और वी होप कि ये पैकेज के थ्रू आप लोग भी बहुत सारे लोन्स ले पाएँ और बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाएँ और अपनी इकोनॉमी को वापस बूस्ट कर पाएँ।
एंड साथ साथ में हम ये भी आशा करते हैं कि आपके जो जितने भी सवाल थे एमएसएमई को लेके, जो लोन को लेके या कोविड पैकेज में जो बेनिफिट्स मिले हैं उसको लेके, वो सारे के सारे दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टअप एज।